हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ ए आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम उसका जल्द से जल्द सुधार कर सकें। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा टारगेट सीरीज से। और हम टारगेट कर रहे हैं 2024 को और ये करंट अफेयर है 2023 का। 2023 का करंट अफेयर है और 2024 को हम टारगेट करके चल रहे हैं। और टारगेट सीरीज हो जाएगी और इसकी क्लास हो जाएगी 2। अगर इससे पहले आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर 2023 करके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन, समताप मंडलीय ओजोन कथनों पर विचार आपको करना है। जो आपके समताप मंडल ओजोन है उनके कथनों पर आपको विचार करना है। और कथन किस किस तरह के हो जाएंगे, ये हमारे 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा ये आपको इनमें से निकालना है। चलिए बात करते हैं पहले कथन की। तो अमेरिका मौसम विज्ञान सोसाइटी के द्वारा समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है। तो ये जो है पॉइंट आपका करेक्ट हो जाता है। अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी के द्वारा समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये हो जाएगा आपका, यह रिपोर्ट 103वीं वार्षिक बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई है। तो इससे वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये कौन सी जो है बैठक थी, ये थी आपकी 103वीं बैठक और इस बैठक के दौरान जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये कथन भी आपका सही हो जाता है। बात करते हैं तीसरे कथन की। इस रिपोर्ट के अनुसार हानिकारक पैराबैंगनी किरणों की जो है मानवों तक सीधी पहुंच घटी है। ये जो रिपोर्ट में आया सामने निकल के ये आया कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपकी हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं मानवों तक सीधी पहुंच जो है वो घटी है, यानी कि ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो ये भी कथन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो और आपसे पूछा गया असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो पहला तो आपका होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा और ये आपका दिया गया सभी असत्य हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आपका जो है कोई सा भी असत्य नहीं है। तो आपका जो है ये लग जाएगा आंसर नंबर डी। यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी इसमें से कोई सा भी असत्य नहीं है। और चलिए देख लेते हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी महत्वपूर्ण तथ्य का। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की 103वीं बैठक के दौरान, कितनी बैठक है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, 103वीं ये बैठक हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की हो जाएगी। और समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। रिपोर्ट के अनुसार समताप मंडल की सुरक्षात्मक ओजोन परत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जिससे सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणें या जिनको आप यूवी रेज के नाम से भी जानते हैं उनकी किरणों की जो मानवों तक सीधी पहुंच घटी है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं और रिपोर्ट में जो आपका रिपोर्ट की शीर्षक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन, ये हो जाएगा रिपोर्ट का शीर्षक और ये आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं जारीकर्ता जो आपका संस्थान है या संगठन है वो कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के वैज्ञानिक मूल्यांकन पैनल की यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित विशेषज्ञों के एक दल द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उस वैज्ञानिकों द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और निम्नलिखित संगठनों के सहयोग से जो है इसको विकसित किया गया। कौन कौन से संगठन है वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके संगठन। आपका हो जाता है सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी इसको कहा जाता है, और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी वाणिज्य विभाग, और एक हो जाता है आपका यूरोपीय आयोग। ये हो जाते हैं आपके संगठन जिनके द्वारा ये जो है विकसित की गई है। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो आपकी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं, इसके निष्कर्ष क्या क्या निकले हैं वो भी तो आपको देखना है। रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या निकले हैं। इसमें सुधार हुआ है। विशेषज्ञों द्वारा आकलन के अनुसार अगले 4 दशकों में समताप मंडलीय ओजोन स्तर जो है 1980 के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि जो आज स्थिति है और जो अगले 4 वर्षों तक स्थिति रहेगी उस तरह की स्थिति जो है ये आपकी
1980 के दौरान रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात करते हैं ओजोन परत में सुधार तथा ओजोन छिद्र के कम होने का जो प्रमुख कारण है वो है आपका 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन तथा कुछ हानिकारक ओजोन क्षयकारी पदार्थ का सफलतापूर्वक उन्मूलन उनका कर दिया गया था। इसलिए जो है ओजोन परत में जो है सुधार जो है होने की संभावना है। और बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी इसको सीएफसी आप कह सकते हैं, इसके उत्पादन तथा उपयोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। ये आपसे डेट इसकी पूछी जा सकती है। 1987 में क्या हुआ था? ये हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इतनी बात इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये हो जाता है आपका ओजोन। आपकी जो लेयर होती है ये होती है आपकी 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में जो होती है ये होती है आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी यहाँ 10 किलोमीटर की बात करेंगे, 10 किलोमीटर की बात करेंगे और ये 50 किलोमीटर, तो यहाँ आपकी जो है ये हो जाती है आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? 2023 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। इसमें जो है भारत के मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है। और इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे ये भी समझ लेते हैं। बात करते हैं ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के टॉप सीईओ की लिस्ट में ये आपकी सीईओ हो जाते हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मुकेश अंबानी इस पर जो है दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। बात करते हैं आपकी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में एनवीडिया के जो सीईओ हैं कौन है? जेनसन हुयांग है। और रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी है। ये आपके हो जाएंगे क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर हो जाएंगे आपके जेनसन हुयांग और दूसरे पे हो जाएंगे मुकेश अंबानी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स की इस लिस्ट में मुकेश अंबानी को कितने अंक मिले हैं ये आप देख सकते हैं, 81.7 अंक मिले हैं। और पहले स्थान पर जो मौजूद है अमेरिकी उद्योगपति जेनसन हुआ को 83 अंक मिले हैं। और सिर्फ 2 अंकों के से जो है अंबानी दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट को इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस तैयार करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन तैयार करता है, और जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जाती है। इसके लिए कंपनी के सीईओ को कार्यकुशलता, कंपनी की ग्रोथ में उनकी भूमिका, शेयर मूल्य को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका, उनका जो है आकलन किया जाता है और उसके अनुसार जो है सीईओ की लिस्ट तैयार की जाती है। और ये हो जाएगा दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान यह इंडेक्स जारी किया गया है। कहाँ जारी किया गया है? ये किया गया आपका दावोस में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएंगे आपके भारत के मुकेश अंबानी, और इनको जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के दुनिया के टॉप 2 में ये शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 3, और 3 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया है। 2023 में मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। और ये आपका क्या हो जाता है मुंबई वन मोबाइल ऐप? इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, यह ऐप मेट्रो यात्रा स्टेशन के प्रवेशों द्वारा यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। यह ऐप मेट्रो यात्रा स्टेशन के प्रवेश द्वारों पे यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात करते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई वन की। इसका जो उपयोग है वो शुरू में मेट्रो गलियारों में किया जाएगा और बाद में से स्थानीय ट्रेनों और बसों में सार्वजनिक परिवहन के लिए
अन्य तरीकों तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात करते हैं एनसीएमसी कार्ड जो है त्वरित संपर्क रहित डिजिटल लेन देन को सक्षम करेगा, जिससे जो है इस सहज अनुभव के साथ पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये आपका पीएम मोदी लॉन्च द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई वन। ठीक है, ये आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, कौन सा है, मुंबई वन है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 4। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपसे पूछा गया है वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, वैश्विक पर्यटन शिखर भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या इससे बन सकते हैं आपके क्वेश्चन। पर्यटन मंत्रालय 10 से और 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में देश का पहला इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसमें जो है सभी G20 सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। भारतीय उद्योग परिसंघ इस आयोजन में भागीदार था। कौन था? भारतीय उद्योग परिसंघ। और बात करते हैं G20 2023 की, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का मुख्य क्षेत्र होगा, जो साल भर के नेतृत्व के दौरान देश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विस्थापित करेगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, इसलिए जो है वैश्विक पर्यटन शिखर का सम्मेलन किया जा रहा है। भारत सरकार ने समावेशी विकास के माध्यम से 2023 तक पर्यटन में लगभग 140 मिलियन नौकरियां सृजित करते हुए $56 बिलियन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इनका लक्ष्य है, और आपसे लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। सरकार विशेष रूप से क्रूज पर्यटन, पारितंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन ध्यान केंद्रित करेगी। और क्या इससे संबंधित पॉइंट हो जाते हैं? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना पर्यटन गंतव्यों के सतत और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये चीज़ जो है हो जाती है, और ये सब इसके लक्ष्य हो जाते हैं। और ये हो जाता है आपका, ये समझ लेते हैं देश का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हो जाएगा। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट हो जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रियदर्शनी फेरिया इंटरनेशनल टूरिज्मो में भाग लिया है। यह आयोजित की गई है। कहाँ ये आयोजित की गई है ये आपको बताना है। आपसे पूछा गया है कि भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है उसने विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रियदर्शनी फेरिया इंटरनेशनल, ये आपको याद रखना है, फेरिया इंटरनेशनल टूरिज्मो, इसमें भाग लिया है। और ये कहाँ आयोजित की गई है? मैड्रिड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में या फिर कुवैत में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मैड्रिड में। मैड्रिड में ये आयोजित की गई है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं? भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो FITUR में भाग ले रहा है। ये बात कब की है? ये बात है जनवरी की। और फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो के बारे में। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रबंधित पर्यटन मंत्रालय में समर्पित जो उद्योग है, विकास और निवेश संवर्धन यानी IDIP प्रभाग द्वारा आयोजित इन बैठकों में भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई है। ठीक है, निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई है। और ये है आपका जो आपके प्रतिबंधित पर्यटन मंत्रालयों में समर्थित उद्योग है उनके बारे में। बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की, तो पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ कार्यक्रम को तैयार करने और विभिन्न केंद्रीय सरकारी जो आपकी हो जाती हैं एजेंसियाँ और राज्य जो आपके सरकारों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये बात कर लेते हैं हम, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन FITUR इनिशिएटिव, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज।
और चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 6, और 6 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में आयोजन इसका होता है। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है नागपुर में, लखनऊ में, कोटा में या फिर रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नागपुर में, और नागपुर होता है आपका महाराष्ट्र में। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और ये आपको याद रखना है कि इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जनवरी 2023 के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रीय संत तुर्डकोजी महाराज विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? जनवरी में किया गया है। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और ये कौन से नंबर की थी? ये थी आपकी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं उद्घाटन की, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उद्घाटन इसका क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मुख्य विषय वस्तु। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाती है आपकी 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भविष्य उन्मुखी प्रौद्योगिकी आवश्यकता पर बल इसके लिए दिया जाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में लागत कम करने के लिए आवश्यकता, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। और क्वांटम कंप्यूटिंग तथा डेटा संग्रह एवं विश्लेषण के महत्व को स्वीकार करते हुए आधुनिक ज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देने की बात इसके द्वारा कही गई है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये इसका जो आरंभ है ये हो जाता है आपका वर्ष 1914 में, और इसका जो प्रथम अधिवेशन है 1914 में ही हुआ था। आयोजक की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन इसका जो है आयोजक होता है। और महत्व क्यों है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है? तो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं के लिए वैज्ञानिक एवं शोधकर्ताओं के साथ साथ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों और छात्रों के लिए एक ये समान मंच तैयार करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं यह वैज्ञानिक मुद्दों और महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों एवं आम जनता के मध्य वार्तालाप का एक प्रमुख साधन भी हो जाता है। बात करते हैं अनुदान की, इससे अनुदान कहाँ से आता है? तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन हेतु वार्षिक रूप से ये अनुदान प्रदान किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये हो जाता है आपका प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करते हुए, पीएम मोदी करेंगे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आगाज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। किस देश की संसद ने डीप फेक पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की है? किस देश की संसद ने डीप फेक पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की है? कनाडा ने, ताइवान ने, जापान ने या फिर ईरान ने? क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में भी जो है इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं, इसलिए जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो आंसर है वो हो जाता है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हो जाते हैं, और ये आपको बड़े ध्यान से देख लेना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं पहले कथन की, तो पहला जो कथन है ये आपका हो जाएगा, ताइवान की संसद ने डीप फेक पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की है। किसकी संसद ने? ये हो जाएगा आपका ताइवान की संसद ने। किस चीज़ के लिए जो है मसौदा कानून को मंजूरी दिया? डीप फेक पोर्नोग्राफी के लिए। और बात कर लेते हैं, अपने गंभीर सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण पिछले कुछ वर्षों में डीप फेक लगातार चर्चा में बनी हुई है, इसलिए जो है इसके लिए कानून को मंजूरी दी गई है। और बात करते हैं, ये आप समझ रहे होंगे कि ये होता क्या है, डीप फेक पोर्नोग्राफी होता क्या है। ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ लेना चाहिए। डीफेक एक प्रकार का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिपुलेटेड डिजिटल मीडिया है, और इसके अंतर्गत व्यक्तियों और संसाधनों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वीडियो
ऑडियो और छवियों को हेर फेर के साथ संपादित किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है इस कानून की आवश्यकता होती है। और बात करते हैं इसके लाभ जो है क्या क्या हो जाते हैं। तो ये शिक्षा, फिल्म निर्माण, आपराधिक फोरेंसिक गतिविधियों की पहचान और कलात्मक अभिव्यक्तियों तथा पहुंच स्थापित करने जैसे अनेक क्षेत्रों में एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया डीफेक के कुछ स्पष्ट लाभ भी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। लेते हैं भारत में इसका क्या प्रभाव है। तो भारत में जो है डीफेक संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई भी विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत में इसके लिए कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और साइबर अपराधों जैसे कॉपीराइट वायलेशन, डी डिफॉर्मेशन एंड साइबर क्राइम की जो संदर्भों में कानून को निर्मित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये हो जाता है आपका डी फेक बर्निंग द लाइंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की बात इसमें करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के युवा बल्लेबाज, यानी युवा का मतलब है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर श्रेयस अय्यर। बात करते हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। तो एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये हो जाते हैं आपके शुभमन गिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है बी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, तो हम केवल इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, हम बाकी बात नहीं करते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। ये बात आपको बता दी गई है। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और शुभमन ने अपने 19वें एक दिवसीय मैच में 149 गेंदों का सामना करते हुए दोहरा शतक लगाते हैं और 208 रन ये बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कम बॉल में इन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं। बात कर लेते हैं, गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें और विश्व के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के 5वें बन गए हैं और विश्व के 8वें बन गए हैं। ये किस तरह से बने हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। और इनसे पूर्व जो है सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन और भारतीय खिलाड़ी जो हैं एक एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं। साथ ही अगर विदेशियों की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के हैं और फ़खर जमाम ये पाकिस्तान के हैं, जो एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं। 3 तो हो जाते हैं आपके विदेशी खिलाड़ी और 5 हो जाते हैं आपके देसी खिलाड़ी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भारत के हो जाएंगे ये 5वें और विश्व के हो जाएंगे 8वें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और हम आपको पूरी लिस्ट दिखाने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले। ठीक है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने जो है 1, 2 और 3 बार जो है दोहरा शतक लगा दिया है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है इन्हीं फैक्टों से बनते हैं। बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की। तो वीरेंद्र सहवाग जो है इन्होंने एक बारी जो है दोहरा शतक लगाया है। ईशान किशन ने एक बारी लगाया है और शुभमन गिल को अभी हम बता ही रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले दोहरा शतक लगाया था, ये भी आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में दोहरा शतक लगाया था और उनके बाद जो है वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में लगाया था और उसके बाद तो रोहित शर्मा ने भी 3 बार। ये हो जाते हैं आपके शुभमन गिल। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9 और 9 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। बात करते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत इसमें लगाने की बात कही है। 15,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए या फिर 30,000 करोड़ रुपए। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। और इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM इसको कहा जाएगा, उसको मंजूरी दी है।
एनजीएचएम जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है, इसका ये एक भाग है और जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 21-22 में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो घोषणा है 21-22 के बजट में की गई थी। इसे हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक देश बनाने हेतु एक विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया है। बात करते हैं मिशन के संदर्भ में, तो मिशन के संदर्भ में क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हम समझ लेते हैं। नोडल मंत्रालय, इसका जो नोडल मंत्रालय ये हो जाएगा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये हो जाता है इसका नोडल मंत्रालय। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है, यानी ग्लोबल स्तर पर इसको ले जाना है, ये आपको याद रखना है। लक्ष्य की बात कर लेते हैं, इसका जो लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो लक्ष्य हो जाएगा देश में 2030 तक लगभग 125 गीगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है, ये इसका लक्ष्य हो जाएगा 2030 तक। प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन जो आपकी हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना, उसका जो है क्षमता का विकास करना है, ये भी आपका जो है लक्ष्य हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाएगा आपका समग्र रूप से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके देश में 6 लाख नौकरियां सृजित करना और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध कमी लाना, देश में वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी करना, ये इसके उद्देश्य हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका एच है और इसका जो परमाणु संख्या वो 1 से निरूपित इसको किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं इसकी विशेषताएं की, तो विशेषताएं इसकी क्या हो जाती हैं ये भी हमें जो है देख लेना चाहिए। और ये अत्यंत ही हल्का रासायनिक पदार्थ है जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है और सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 75% में उपलब्ध है। यह तत्व रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाला होता है और अत्यधिक ज्वलनशील इसको माना जाता है। बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन ईंधन जो है शून्य उत्सर्जन जो ईंधन है और इसे ईंधन से फ्यूल सेल अथवा आंतरिक दहन इंजनों में इसका या अंतरिक्ष यानों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है और इसको जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के प्रकार की, तो इसके प्रकार क्या हो जाते हैं। पहला हो जाता है आपका ब्राउन हाइड्रोजन, फिर हो जाती है ग्रीन, फिर हो जाती है आपकी ग्रे हाइड्रोजन, इसके बाद हो जाती है आपकी ब्लू हाइड्रोजन और इसके बाद हो जाती है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाते हैं हाइड्रोजन के प्रकार। और चलिए देख लेते हैं ये मोदी जी ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत करते हुए, ये हो जाता है आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ये हैं इनसे संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वर्ष 2023 में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। किसकी? केन बेतवा लिंक परियोजना की तीसरी बैठक। और यह कहाँ आयोजित की गई है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, राजस्थान ये आपका 2 बार दे दिया गया है और ये आपका दिल्ली में। तो आपसे पूछा गया है इसकी जो तीसरी बैठक है ये आपकी कहाँ आयोजित की गई है। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना की जो आपकी संचालन समिति की तीसरी बैठक है ये आपकी आयोजित की गई है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कैन बेतवा लिंक परियोजना के संचालन समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। ये कौन सी बैठक है? ये तीसरी बैठक हो जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हुई है? ये हुई है विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसको आयोजित किया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा और नीति आयोग के अधिकारियों ने इसमें जो है हिस्सा लिया है। किस किस ने इसमें हिस्सा लिया है ये आपको बता दिया गया है। बात करते हैं कैन बेतवा नदी के बारे में, तो यह यमुना की सहायक नदियां हैं और इन नदियों का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में है और केन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, और जबकि बेतवा नदी है जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। और केन नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है।
बात करते हैं परियोजना के बारे में, तो परियोजना से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी जो मंजूरी है वो दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की कुल लागत से कैन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी थी। उद्देश्य क्या हो जाएगा, किस लिए इसको जो है परियोजना को मंजूरी दी गई थी, तो ये हो जाता है आपका नदियों को आपस में जोड़कर उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की कैन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना था। ठीक है, इसलिए जो है ये इसका उद्देश्य हो जाता है। और बांध एवं नहर इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा जो आपका दोहन बांध है और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण सम्मिलित है। ठीक है, कवरेज की बात करते हैं तो यह नहर जो है छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी जिले से होकर गुजरेगा और इस परियोजना से हर साल 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की उम्मीद है, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। और बात करते हैं एक आपकी परियोजना है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, तो ये हो जाती है इसका जो परिचय है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना और के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है भारतीय नदियों को जलाशय और नहरों के नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लक्ष्य इसका मुख्य जल अधिशेष बेसिन और जहाँ जल की मात्रा अधिक है उससे जो है कमी वाले बेसिन में जल का हस्तांतरण करना है, यानी जल जहाँ अधिक है उससे जो है कम जल की जगह उसको भेजना है, उसको हस्तांतरित करना है। निर्माण की बात करते हैं, इसका जो निर्माण है यह योजना अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी। कौन सी योजना, तो ये योजना हो जाती है आपकी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। ये और ये हो जाती है आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना। ये आप मैप के माध्यम से समझ लेते हैं और ये आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हो जाती है। और ये हो जाती है कैन बेतवा लिंक परियोजना, चमकेगा बुंदेलखंड। ठीक है, ये चीज़ आपको यही है। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और ये आपका टारगेट सीरीज़ का क्लास 2 हो जाती है। और अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।